हाँ, सोशियोलॉजी में भी वही चीज हमें ध्यान रखनी होगी। पिछला जो पेपर हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसकी स्टडी करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। क्योंकि पिछली बार जो मैंने चीजें बताई थी, हालांकि लगभग चीजें आई हैं सोशियोलॉजी में, इकोनॉमी में, जो भी चीजें मैंने बताई थी और उद्यमिता, तो लगभग वो चीजें आई हैं। लेकिन पिछली बार कुछ क्लियर नहीं था कि किस तरह से पेपर आएंगे, है ना। लोगों की धारणा ये थी कि पहला चूंकि एग्जाम है तो सिंपल आएंगे पेपर, लेकिन वो धारणा एकदम चेंज हो गई, मतलब उल्टा हो गया। मतलब हर पेपर उद्यमिता प्रबंध वाला छोड़ दें, वो सिंपल आया था, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन थे। बाकी सोशियोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पेपर टफ थे। मतलब जिस हिसाब से आना चाहिए था, लोग जिस तरह से मान के चल रहे थे, वैसा एकदम उल्टा हो गया। मतलब काफी अच्छे लेवल के पेपर पूछे गए थे। तो उस हिसाब से हम जो है स्टडी करेंगे, जिस प्रकार से पेपर हुआ है, पिछली बार एग्जाम हुआ है। तो ये है 2025 के मेंस के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। पेपर सेकंड है, आप सभी जानते हैं, पार्ट बी है ये। और यूनिट फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, ये हेडिंग है, यूनिट फर्स्ट की हेडिंग है। तो इसका पहले मैंने सिलेबस यहाँ पर बताया हुआ है कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो समाज की भारतीय संकल्पना, ये टॉपिक है। देखिए, समाजशास्त्र की आधारभूत जो अवधारणा है, इससे संबंधित कोई सिलेबस नहीं दिया है पर्टिकुलर। मतलब आधारभूत अवधारणा मैंने हालांकि बताई है, वहां से क्वेश्चंस भी पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहां पर वो मेंशन नहीं है। आधारभूत अवधारणा के अंतर्गत चीजें जो दी गई हैं ये अलग चीजें हैं, है ना। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा जो हेडिंग दी गई है, उस हेडिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स अलग टॉपिक है, ठीक है। इसमें समाज की भारतीय संकल्पना दी गई है, ये समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा से अलग ही है। मतलब हेडिंग, मेन हेडिंग से मैच नहीं कर रहा है ये टॉपिक, कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे, है ना। तो मैंने क्या किया था, पहले भी अभी भी यही करेंगे कि समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और फिर इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए इनको तो खैर पढ़ना ही है। इसमें कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, ये इसमें टॉपिक दिया है। इसमें एक्चुअली कुटुंब को ज्वाइंट फैमिली इंग्लिश में लिखा हुआ है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहा, जिन्होंने इंग्लिश नहीं देखी उनको ये कंफ्यूजन रहा कि कुटुंब और परिवार, देखा जाए तो कुटुंब परिवार लगभग सेम वर्ड है ना। लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो कुटुंब को लिखा है ज्वाइंट फैमिली और परिवार को लिखा है फैमिली, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। ज्वाइंट फैमिली, कुटुंब के लिए वर्ड यूज किया गया है। और फिर फैमिली है किनशिप, किनशिप के अंदर नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा। नातेदारी और रिश्तेदारी, ये दो अलग अलग वर्ड इन्होंने यूज किए। 5वीं यूनिट में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है रिश्तेदारी, है ना। इसी पार्ट की 5वीं यूनिट आप देखेंगे तो उसमें लिख दिया उन्होंने रिश्तेदारी, और यहां पर नातेदारी लिखा हुआ है। दोनों को इंग्लिश में लिखा है किनशिप, मतलब दोनों का मतलब सेम है, लेकिन उसने क्या हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग वर्ड यूज कर दिए। एक ही मतलब है। अंतर यह है कि वहां पर हमें एमपी के संदर्भ में नातेदारी पढ़ना है और यहां पर ओवरऑल पढ़ना है। अंतर यह है, बाकी वर्ड एक ही है। नातेदारी, रिश्तेदारी, कहते हैं ना नाते रिश्तेदार, तो नातेदार रिश्तेदार मतलब वही होते हैं, है ना। हमारे जो रिलेटिव होते हैं वही नातेदार है, वही रिश्तेदार है। तो नातेदार रिश्तेदार अलग तो कैसे होंगे, क्योंकि इंग्लिश में सेम वर्ड यूज किया है उन्होंने, किनशिप। अब जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश टर्म देख नहीं रहे हैं, उनको कंफ्यूजन रहेगा कि यार नातेदारी उधर लिखा, रिश्तेदारी में तो अलग अलग वर्ड है, ये सेम है। अंतर हमें क्या करना है, अंतर ये करना है कि यहां पर नातेदारी ओवरऑल हमें बताना, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना, और वहां पर भी कॉन्सेप्ट बताना है, लेकिन वहां पर एमपी के संदर्भ में हमें नातेदारी पढ़ना है। एमपी के एग्जाम्पल वहां पर आपको देना पड़ेंगे, क्वेश्चन अगर आता है तो,
है ना। तो ये इस तरह से समझना है। तो नातेदारी हो गई, कुटुंब परिवार हो गया, वंश, गोत्र, परंपरा। इसमें कुल भी आता है, कुल का टॉपिक आपको सिलेबस में दिया। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या किया उन्होंने, वंश और कुल, इसमें कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि वंश में जो इंग्लिश है वो लाइन लीनेज दी गई है, और कुल, हाँ, कुल की इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा है वो, मतलब ये जो इंग्लिश है ये कुल की इंग्लिश लीनेज है ना। मतलब हिंदी कुछ और दिया है, इंग्लिश कुछ और दिया है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मैं भी जब टॉपिक कराऊंगा तो आपको बताऊंगा उसके बारे में। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा है, मुझे जो है वंश और कुल दोनों को बताना पड़ा है। आप जो बुकलेट देखेंगे तो उसमें वंश भी मैंने दिया है, कुल भी दिया है, क्योंकि वंश हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लीनेज दिया है, उसको कुल बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसका टॉपिक भी आया था, वंश की तुलना बांस से की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आया इस बार, है ना। वंश की तुलना बांस से क्यों की जाती है, ऐसा करके क्वेश्चन इस बार आया, उस पर हम बात करेंगे। वंश जैसे बढ़ता है वैसे बांस बढ़ता है ना, इसलिए उसकी तुलना बांस से कर दी गई। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है ना वंश, वैसे बांस भी बढ़ता जाता है, इसलिए उसको ऐसे कंपेयर किया जाता है ना। तो ये है। अब देखिए, गोत्र परंपरा जो है इंग्लिश में वही लिखा है, हिंदी में भी वही लिखा है ना। गोत्र को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, लेकिन आप सिलेबस देखेंगे, इंग्लिश का सिलेबस है क्या, इंग्लिश में एक्चुअली, हाँ, इंग्लिश में क्लान भी लिखा है, गोत्र भी लिखा है। इंग्लिश का सिलेबस देखना अगर होगा किसी के पास, गोत्र के वहां पर गोत्र भी लिखा है, क्लान भी लिखा होगा। हाँ, इंग्लिश में, अब ये तो खैर ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश जो सिलेबस है इंग्लिश का एक्चुअल में वो अलग है। तो उसमें मतलब गोत्र को हिंदी में गोत्र भी लिख दिया और क्लान भी लिख दिया। क्लान और गोत्र दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब गोत्र को इंग्लिश में क्लान बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, गोत्र और क्लान दोनों वर्ड यूज कर दिए हैं। अब इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम आएगी कि ये चक्कर क्या है। तो सिलेबस क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों का सभी को देखना है, हिंदी में भी देखना है, इंग्लिश में देखना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में अंतर बहुत है। अब हिंदी में तो ठीक है गोत्र परंपरा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में उसने क्लान और गोत्र दोनों वर्ड यूज कर दिए, लेकिन दोनों एक ही होते हैं ना। क्लान को ही हिंदी में गोत्र बोला जाता है, ठीक है। और जैसे उसमें कुटुंब लिखा है और इंग्लिश में उसमें लिखा है ज्वाइंट फैमिली, यानी संयुक्त परिवार। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली को क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। जो कुटुंब लिखा है, कुटुंब मतलब परिवार ही होता है एक तरीके से। कुटुंब को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में परिवार ही बोलते हैं, जैसे परिवार न्यायालय और कुटुंब न्यायालय, ठीक है। लेकिन इंग्लिश हिंदी से आपको क्लियर होगा कि संयुक्त परिवार है ये। इसके बाद समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड, मूल, ये टॉपिक दिए गए हैं। संस्कृति और परिवार ये दो जगह यूज किए, मतलब दो जगह रिपीट है ये वर्ड, है ना। समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड, मूल। देखिए यहां पर भी संस्कृति आगे मिलेगा। सामाजिक समरसता के तत्व, ये पुराने टॉपिक हैं। सामाजिक समरसता के तत्व हैं सभ्यता, संस्कृति की अवधारणा और भारतीय संस्कृति विशेषताएं, ये पुराने टॉपिक है ना। इसमें संस्कृति यहां भी दिया हुआ है और संस्कृति नीचे भी दिया हुआ है, और भारतीय संस्कृति विशेषताएं अलग दी गई हैं। तो दो जगह संस्कृति दिया है और परिवार भी आगे दो जगह आपको मिलेगा। ये देखिए, समाज संस्थाओं में परिवार यहां पर दिया हुआ है, उसके ऊपर भी परिवार दिया हुआ है, रिपीट है। शिक्षा, धर्म, वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था जो है पुराना टॉपिक है ना। ऋण यानी पंच ऋण, यज्ञ, पंचमहायज्ञ, है ना। ये जब हम आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत चीजें आती है। यहां पर अलग से टॉपिक दिया है उन्होंने। संस्कार, ये भी जो है पुराना टॉपिक है। लेकिन एक चीज इनसे बता दूं, पहले संस्कार के लिए वर्ड यूज किया गया था इंग्लिश में रिचुअल्स। पुराना जो सिलेबस है, पुराना सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें रिचुअल्स वर्ड यूज किया गया था। अब उन्होंने अनुष्ठान को रिचुअल्स लिखा है। पुराने टॉपिक में संस्कार को ही इंग्लिश में रिचुअल्स लिखा था उन्होंने,
अभी संस्कार और अनुष्ठान दोनों अलग अलग कर दिए उन्होंने। संस्कार के लिए जो इंग्लिश टर्म है वो रिचुअल्स है, इसमें हाँ रिचुअल्स है, रिचुअल्स वेरियस कॉन्टेस्ट, यही वर्ड था इंग्लिश में पिछली बार संस्कार के लिए। संस्कार विभिन्न संदर्भ ऐसा करके, अब उन्होंने संस्कार के लिए संस्कार ही लिखा हुआ है ना, ये देखो संस्कार के लिए वर्ड संस्कार ही लिखा है, और अनुष्ठान के लिए उन्होंने रिचुअल वर्ड लिख दिया। ऐसा किया इस नए सिलेबस के हिसाब से बता रहा, ठीक है। विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, एक्चुअली पहले का जो सिलेबस था उसमें वर्ण व्यवस्था हिंदी में लिखा था और इंग्लिश में लिखा था उसको कास्ट सिस्टम, पुराने सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि मैंने पुराना सिलेबस और नया दोनों का कंपेरिजन किया है, हिंदी इंग्लिश सब पूरा देखा है। तो पहले वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था हिंदी में था और इंग्लिश में उसको लिखा था कास्ट सिस्टम। अब उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था अलग कर दिया और जाति व्यवस्था अलग कर दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग कर दिया, है ना। संस्कार और अनुष्ठान अलग अलग कर दिए, है ना। तो अभी ज्यादा क्लियर हो गया। आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, है ना, ये पुराने टॉपिक है। वर्ण व्यवस्था, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ये सारे पुराने टॉपिक हैं। समाज और विवाह पर धर्म तथा संप्रदायों का प्रभाव, पहले धर्म, समाज पर धर्म संप्रदायों का प्रभाव ऐसा करके टॉपिक था, अब इसमें विवाह पर भी दे दिया है। अब इसमें विवाह पर धर्म तथा संप्रदाय को प्रभाव करके आ गया है। पहले समाज पर था, समाज पर धर्म है, संप्रदाय है, इनका प्रभाव ऐसा करके था। पहले विवाह करके एक अलग से टॉपिक हुआ करता था, अब विवाह करके टॉपिक नहीं है। अब उन्होंने विवाह के संबंध में दिया है विवाह पर धर्म संप्रदाय को प्रभाव, ऐसा दिया, प्रभाव दिया है। विवाह अलग से टॉपिक नहीं, परिवार है। लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ उसमें विवाह के प्रकार पूछे गए, आदिवासियों में विवाह के प्रकार करके क्वेश्चन आया, हालांकि 5 मिनट से था वो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है इस तरीके से पहली यूनिट का सिलेबस जो मैंने इसका एनालिसिस किया है यहां पर। अब हम पहला टॉपिक यहां पर स्टार्ट थोड़ा सा करेंगे, बाकी कल हम इसका डिटेल करेंगे। थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूं, बाकी कल इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, हालांकि समाजशास्त्र का उद्भव करके आपके सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन समाजशास्त्र को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि समाजशास्त्र सब्जेक्ट क्यों इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, किन परिस्थितियों में इसको जन्म दिया गया, तो इसके विषय पर थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक्चुअली समाजशास्त्र के उदय के लिए यूरोप में घटित कुछ घटनाएं उत्तरदायी कही जाती हैं, यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से जो है समाजशास्त्र नामक विषय का उदय हो जाता है। वो क्या हुआ, क्या घटनाएं थी? 2-3 घटनाएं खास तौर से मानी जाती हैं। एक तो फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ये एक बड़ी घटना हुई थी जिसकी वजह से समाजशास्त्र का उदय, मतलब समाजशास्त्र के उदय के लिए सबसे ज्यादा जो घटना उत्तरदायी है वो है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। इसके बाद दूसरी घटना है औद्योगिक क्रांति। 2 बड़ी घटनाएं। इसके बाद ब्रिटेन में भी क्रांति हुई थी, ब्रिटिश क्रांति। अमेरिका में फिर क्रांति हुई, अमेरिका में भी इसका अध्ययन स्टार्ट किया गया था। तो ये सब आसपास की घटनाएं हैं, है ना। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, तो फ्रांस अमेरिका वहां पर भी हुई, ब्रिटिश क्रांति और अमेरिका की क्रांति, ये 4 तरह की क्रांतियां हुई। इन चारों क्रांतियों ने जो है समाजशास्त्र के उदय में योगदान दिया है। फ्रांसीसी क्रांति का समय इसमें लिखा हुआ है, देखिए 18वीं शताब्दी की यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उदय तथा विकास में विशेष योगदान दिया। और इसमें सबसे ज्यादा जो कारक उत्तरदायी है फ्रांस की राजक्रांति 1789 का समय है। इसके बाद आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इसका समय है
1750 के आस लगभग, और ये ब्रिटेन में हुई थी, है ना। ये ब्रिटेन की घटना है, और फिर फ्रांस में भी हुई, अमेरिका में भी हुई, है ना। औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास ये स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन से, और बाद में फ्रांस में भी ये फैली थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि उद्योगों के जरिए उत्पादन कार्य करना, मशीनों के माध्यम से उत्पादन कार्य संपादित करना, यह औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है। तो इन दोनों क्रांतियों से जो है व्यक्तियों के बीच जो संबंध थे उनमें काफी जो है तनाव पैदा हो गया, है ना। फ्रांस की राजक्रांति के जरिए जो है राजा प्रजा के मध्य तनाव पैदा हुआ, है ना, क्योंकि वहां का जो राजा था बहुत निरंकुश था। उस राजा, फ्रांस के राजा के खिलाफ जो है वहां के लोगों ने, वहां की प्रजा ने क्रांति की थी। लुई सोलहवें का राजा था, नाम था लुई सोलहवें राजा था, तो उसके खिलाफ जो है वहां पर बगावत की गई थी, प्रजा ने क्रांति की थी। तो इससे जो है राजा प्रजा के बीच जो संबंध थे वो तनावपूर्ण रहे। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जो है पूंजीपति और मजदूरों के बीच, श्रमिकों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। तो इससे जो है जो भी बौद्धिक वर्ग था उनको जो है समाज के अध्ययन की जरूरत पड़ी, कि समाज के अध्ययन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि समाज में बहुत टेंशन है ना, सामाजिक संबंध जो है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करके उनका कारण पता लगाना, इसके लिए समाजशास्त्र का उदय हुआ, है ना। तो वहां एक तरफ जो है राजा प्रजा के बीच संबंध अच्छे नहीं है, उनके बीच बहुत तनाव है। दूसरी तरफ जो औद्योगिक क्रांति के जरिए पूंजीपति और मजदूरों के बीच, श्रमिकों के बीच जो है तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो गए हैं। शोषण, वहां पर राजा प्रजा का शोषण कर रहा है, यहाँ पर पूंजीपति जो है श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह के संबंध ऐसे क्यों बने? इसलिए समाज का और सामाजिक संबंधों के अध्ययन की जरूरत पड़ी, और इसी कारण से जो है इसके अध्ययन, इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक नए विषय को, इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक नए विषय को जन्म दिया गया। इसी को हम कहते हैं समाजशास्त्र। तो ये दो बड़ी घटनाएं जो है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ये सिलेबस में आपके दिया नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि भाई समाजशास्त्र का उदय क्यों करना पड़ा, समाज के अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तनाव बहुत पैदा हो, सामाजिक संबंध खराब होने लगे। तो इसके लिए अध्ययन किया गया कि सामाजिक संबंध इतने खराब क्यों हो रहे हैं, है ना, इनमें कैसे हम सुधार लाएं, सामाजिक संबंधों में सुधार कैसे लाएं। तो सुधार तभी लाएंगे जब हम उसका कारण पता करेंगे, भाई इसका कारण क्या है, और तभी हम उसका निवारण जान पाएंगे, है ना। तो कारण और निवारण, सामाजिक संबंधों में जो तनाव पैदा हो रहे थे, खराब हो रहे थे सामाजिक संबंध, तो उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करके, उनका कारण जान करके, और उन कारणों के आधार पर उनका निवारण करने के लिए जो है एक नए विषय का उदय हुआ, जिसको हम कहते हैं समाजशास्त्र। और फ्रांस में ही इसका उदय माना जाता है ना। फ्रांस के जो विद्वान थे ऑगस्ट काम्ट, उन्होंने जो है इसका सबसे पहले अध्ययन किया, और सबसे पहले सोशियोलॉजी वर्ड उन्होंने दिया है। तो यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है, ये चीज जो है, जो पहला टॉपिक है उसमें है समाजशास्त्र की आधारभूत संकल्पना, आधारभूत अवधारणा, वो ये है खासकर। यहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का पिछली बार क्वेश्चन आया है, पिछली बार क्वेश्चन आया ना, जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर कौन से शब्द के प्रयोग करने की सलाह दी और क्यों दी, ऐसा करके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था पिछली बार। तो ये आधारभूत अवधारणा से ही आया है। और आप देखिए बुकलेट देखेंगे तो पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, बुकलेट की पहली लाइन में यही लिखा हुआ है, और सेम वर्डिंग है, आप सेम वर्डिंग देख लो, जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसी तरह का, वो उस तरह की लाइन लिखी हुई। तो वो आधारभूत अवधारणा यही है। मैंने बताया क्या, सिलेबस में एक लाइन ऊपर लिख दी है हेडिंग, उसके अंदर कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं। तो मैंने जो है पिछले बार भी उसको समझाया था, और बुकलेट में भी दिया हुआ है, लेकिन अंदर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं, तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। यही आधारभूत अवधारणा है
कि अगस्त काम्ट ने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द दिया। तो यहीं से क्वेश्चन आपको बन सकता है 2 मार्क्स में कि सोशियोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया, या अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक क्यों माना जाता है। एक्चुअली उन्होंने जो है सामाजिक भौतिकी वर्ड सबसे पहले दिया। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अगस्त काम्ट जो समाजशास्त्र के जनक है, उन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर कौन सा सबसे पहले वर्ड दिया था। उन्होंने दिया सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स वर्ड दिया था उन्होंने सबसे पहले। लेकिन उनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनके गुरु अगस्त काम्ट के गुरु कहे जाते हैं सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है समाजवाद के प्रतिपादक कहे गए। समाजवादी जो अवधारणा है वो सेंट साइमन ने दी है। साम्यवादी अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। दोनों में डिफरेंस है, अभी बीच में आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। साम्यवादी अवधारणा और समाजवादी अवधारणा दोनों अलग अलग अवधारणा है। साम्यवादी अवधारणा दी है कार्ल मार्क्स ने, इसलिए उसको मार्क्सवादी अवधारणा ही बोलते हैं। और समाजवादी जो अवधारणा वो सेंट साइमन द्वारा दी गई है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाज शास्त्र के स्थान पर स्टार्टिंग में सेंट साइमन अगस्त काम्ट ने कौन सा वर्ड दिया है, तो उन्होंने दिया है सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स उन्होंने वर्ड दिया है, सामाजिक भौतिकी। अभी इसका मेरे ख्याल से आगे आएगा, नहीं इसमें दिया नहीं है। तो सामाजिक भौतिकी उन्होंने दिया है। देखो इसका यहां पर मैंने मेंशन किया है, सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स वर्ड उन्होंने दिया है। फिर इनके जो गुरु थे सेंट साइमन अगस्त काम्ट के, उन्होंने सुझाव दिया कि इसके स्थान पर आप सोशियोलॉजी वर्ड दो। तो 1938 में उन्होंने सामाजिक भौतिकी के स्थान पर जो वर्ड दिया है वो है सोशियोलॉजी, और इसीलिए जो है इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है, समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्ट को क्यों कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के जनक, लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द दिया। 1938 में इनकी जो पुस्तक है वो है पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें दिया। पॉजिटिव फिलॉसफी में 1938 में इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द जो है पहली बार दिया है, इसलिए इनको इसका जनक बोला गया है। पहले कौन सा दिया, तो सामाजिक भौतिकी दिया। अपने गुरु सेंट साइमन के समझाने पर, उनके सुझाव पर उन्होंने ये वर्ड दिया, ऐसा है। सामाजिक भौतिकी क्यों दिया, क्योंकि जो है ये उसको विज्ञान के रूप में देखते थे, है ना। समाजशास्त्र को विज्ञान उन्होंने कहा है, इसको उन्होंने कहा विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ साइंसेस, है ना। समाजशास्त्र को सेंट अगस्त काम्ट ने क्या कहा है, विज्ञानों की रानी, विज्ञानों की रानी, ये अगस्त काम्ट ने कहा है। काम्ट ना समाजशास्त्र ये है ना, क्योंकि ये जो है विज्ञान के रूप में देखते थे। समाजशास्त्र को इन्होंने विज्ञान के रूप में देखा और इसको विज्ञान की रानी कहा, इसीलिए जो है इन्होंने सामाजिक भौतिकी वर्ड इसके लिए यूज किया पहले। लेकिन इनके गुरु थे सेंट साइमन, उनके कहने पर, उनके समझाने पर उन्होंने 1938 में सोशियोलॉजी सबसे पहले वर्ड दिया है, इसलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इतनी सारी चीजें आपको बताना है इसमें। पॉजिटिव फिलॉसफी इनकी पहली पुस्तक है, इसके बाद रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इनकी बाद की पुस्तक है। पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द सबसे पहले 1838 में यूज किया है। ठीक, तो ये यहां तक मैंने बताया है, और फिर हम इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल, देखो ये नाम यहाँ पर आ रहा है, जो पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन, तो हम कल इस पर बात करेंगे।